आज हमारी डेरिवेटिव्स की सेकंड क्लास रहेगी। हमने फर्स्ट क्लास में क्या किया था डेरिवेटिव्स के हमने फर्स्ट क्लास में किया था डेट फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव मीन। अगर मैं कंक्लूड करके बोलूँ मैंने एक फार्मूला किया था, एज माई लिमिट h टेंड्स टू 0 माई f ऑफ h प्लस a माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइड बाय h। ये मैंने अपनी लास्ट क्लास में किया था फार्मूला। फाइनली इस फार्मूले को कैसे डिराइव किया, कैसे फार्मूला आया स्लोप के थ्रू एंड सो ऑन, वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एंड देन हमने इस फार्मूले के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम थोड़ा फर्दर जाएंगे और सीखेंगे व्हाट इज डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट। अब डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो मेन हमें काम आते हैं कोई भी फंक्शन के क्या चेंज आ रहा है, चेंज निकालने के लिए, राइट। सो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, ठीक है, और मैं एक एग्जांपल लेता हूं बिजनेस साइकिल की। देखो, मैंने अब एग्जांपल ली एक बिजनेस साइकिल की और मैं बोल रहा हूं जो बिजनेस साइकिल है वो कैसे चलता है। कभी वो पीक पे होता है, ये वाला पॉइंट, राइट, और कभी वो रिग्रेशन में आता है, कभी वो रिग्रेशन में जाता है, और कभी वो डिप्रेशन एंड कभी कभी वो अपवर्ड जाता है। अब मैं बोल रहा हूं जो ये बिजनेस साइकिल है ये क्या है, कभी कभी ये इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है ये फंक्शन। कभी कभी जो मेरा बिजनेस साइकिल का ग्राफ है वो कभी कभी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, और एक पॉइंट पे आके जब वो अपना पीक पॉइंट को टच करता है देन वो पीक पॉइंट के बाद आकर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये जिसे मैं रिग्रेशन पीरियड बोल रहा हूँ, ठीक है, वो डिक्रीज हो रहा है। फिर इतना डिक्रीज हो जाता है वो, ठीक है, कि वो एक अपना मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है कि इससे ज्यादा डिक्रीज तो नहीं होगा। फिर इसके बाद इतना यहाँ पे टच होकर ये दोबारा रिकवरी स्टेज में चल जाता है, राइट। नाउ रिकवरी स्टेज में जाकर वो दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो गया, राइट। जो ये मेरा बिजनेस साइकिल है ये क्या कर रहा है, कुछ पार्ट में ये एक्ट कर रहा है एज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन मैं बताऊंगा कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फॉर नाउ देखो, कुछ पार्ट में ये इंक्रीज हो रहा है, देन अपना पीक पॉइंट ले रहा है ये, देन वो पीक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, देन डिक्रीज करते करते भी वो एक पॉइंट पे टच हो रहा है, राइट, एक पॉइंट पे टच हो रहा है, देन वो टच होने के बाद उसी पॉइंट से ऊपर जा रहा है। अब अगर मैं ध्यान से एनालाइज करूं तो मैंने क्या एनालाइज किया कि जो ये मेरा बिजनेस साइकिल है ये जहां पे पीक पर है, जहां पर ये पीक पर है वहां पे ये मुझे क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। वहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, और जहां पे ये टच कर रहा है बिल्कुल डाउन टच पॉइंट है वहां पे ये क्या दे रहा है, मेरी मिनिमम वैल्यू, राइट। अब ये तो मैंने ग्राफ के अकॉर्डिंग लिखा, ये ग्राफ बना कैसे बिजनेस साइकिल का, राइट। बिजनेस साइकिल को मेरे पास XYZ इक्वेशन होगी, उसको यूज करके मैंने इसको ग्राफ बनाया होगा, ठीक है। अब ये कहां पर पीक पॉइंट पे होगा, कहां पर ये बिल्कुल 0 पॉइंट पे होगा, कब ये इंक्रीजिंग होगा, कब ये डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, कब ये कॉन्स्टेंटली बिहेव करेगा। मतलब कुछ फंक्शंस होते हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट बिहेव नहीं कर रहा, बट कुछ फंक्शंस होते हैं जो कॉन्स्टेंटली बिहेव करते हैं। कहां पर कांस्टेंट फंक्शन की भी एक एग्जांपल देता हूं मैं अभी आपको।
कहाँ पर ये कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, ठीक है, वो मुझे कौन बताएगा, वो मुझे बताएगा डेरिवेटिव टेस्ट। वो मैं डेरिवेटिव टेस्ट से पता करता हूँ, राइट। सो ऐसे मैं डेरिवेटिव टेस्ट यूज करता हूँ इन इकोनॉमिक्स। डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है ये भी देखते हैं, बट डेरिवेटिव टेस्ट क्यों काम आता है, वो इसीलिए काम आता है कि कोई ग्राफ कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम हो रहा है, कब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, कब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, और कब वो कांस्टेंट बिहेव कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे ग्राफ मेरा कांस्टेंट भी है। ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ किसका है, LAC का, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ग्राफ, राइट। सो देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो मेरी सेल्स इंक्रीज हो रही है, कैसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब मेरी कॉस्ट कम होगी तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, या फिर लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, मेरी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगी, ठीक है। सो प्रैक्टिकली कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा प्रोडक्ट को डिमांड करेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इंक्रीज रिटर्न्स ऑफ सेल, ठीक है। मेरी सेल्स इंक्रीज होगी जब मेरी कॉस्ट कम होगी। जब मेरी कॉस्ट कांस्टेंट होगी, ठीक है, तब मेरी जो सेल्स है वो भी कांस्टेंट होगी, राइट। लेट मी जूम इन द ग्राफ फर्स्ट। हाँ देखो, सबसे पहला क्या है मेरा स्टेज, जब मेरी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। जब मेरी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तब मेरा जो सेल्स है वो क्या है, इंक्रीज। जो मेरे सेल्स के रिटर्न्स आ रहे हैं वो इंक्रीज आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, मतलब प्राइस लो, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द डिमांड मतलब मोर द सेल। तो इसीलिए यहाँ पे जब मेरी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है इस पॉइंट तक, तब मेरी जो सेल्स है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब ये ग्रीन पोर्शन, अब जब मेरी कॉस्ट कांस्टेंट रह रही है, डिक्रीज करने का मैंने वही डिक्रीज कॉस्ट के साथ चला हूं, जब मेरी कॉस्ट डिक्रीज होकर एक कांस्टेंट जैसे बिहेव कर रही है, तो मेरी जो सेल्स है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, राइट। एंड जब मैंने कॉस्ट को इंक्रीज किया, मतलब प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। अब जब प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो इंक्रीज द प्राइस, डिक्रीज इन डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कहता है, इंक्रीज इन प्राइस डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड मतलब मेरी सेल्स कम होगी, ठीक है। सो डिक्रीज द रिटर्न्स ऑफ सेल्स, उस टाइम मेरी सेल्स डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या देखा, जो ये मेरा रेड पोर्शन है, जो मैंने ये रेड लाइन लगाई, ये वाली जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली रेड, इस केस में मेरा LRAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ग्राफ कैसे बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग जस्ट लाइक अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये वाली ग्रीन लाइन यहां से यहां तक कैसे बिहेव कर रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। मैं कॉस्ट के डिक्रीज, देन यहां से नेक्स्ट पिंक लाइन तक, या फिर इतनी जो रेड लाइन मैंने लगाई, यहां से यहां तक मेरा जो कॉस्ट फंक्शन है वो कैसे बिहेव कर रहा है, कांस्टेंट फंक्शन के जैसे, कांस्टेंट रह रहा है वो। देन उसके बाद कांस्टेंट के बाद मैंने क्या किया, प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया, कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया। सो ये LAC कर्व मेरा क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन जैसे बिहेव कर रहा है। सो अब कहां से डिक्रीज होना शुरू हुआ, कहां पर ये कांस्टेंट हुआ, कहां पर ये दोबारा इंक्रीज होना शुरू हुआ, ये कौन बताएगा मुझे, डेरिवेटिव टेस्ट। ये जो अगर मैंने पॉइंट्स निकालना हो, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये पॉइंट्स को निकालना हो मैंने कि कहां पर जाकर मेरी कॉस्ट कर्व ने मिनिमम वैल्यू दी,
यहाँ पर क्या है, ये मिनिमम वैल्यू देगा, देखो मिनिमम एफिशिएंट सेल लिख भी रखा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये मिनिमम ही दे रहा है। देन यहां से इसने इंक्रीज होना शुरू किया है, मतलब ध्यान से देखूं तो इसी कर्व को मैं ध्यान से देखूं तो सबसे पहले तो यहां से ये डिक्रीज कर रहा है। देन एक पॉइंट आएगा जब वो या तो कांस्टेंट बिहेव करेगा या तो अपवर्ड स्लोप होगा। इस केस में ये कॉन्स्टेंटली बिहेव कर रहा है, मतलब यहां पर आकर इसने क्या दी, मुझे मिनिमम वैल्यू दी, मिनिमम एफिशिएंट सेल, राइट, मिनिमम सेल्स हुई यहाँ पे आके, मतलब इसने कुछ मिनिमम वैल्यू दी मुझे। देन ये मिनिमम वैल्यू पर ही चला है यहाँ तक। फिर यहां से इसने क्या किया, इस पॉइंट से उसने इंक्रीज होना शुरू किया इस ग्राफ ने। सो अब ग्राफ मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। ऐसे काफी एग्जांपल्स मिल जाएंगे तुम्हें इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ये तो मैंने दो ही दिए, एक बिजनेस साइकिल और ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की एग्जांपल। सो ऐसे ही काफी ग्राफ्स होते हैं जो फ्लक्चुएट करते हैं, कभी इंक्रीजिंग होते हैं कभी डिक्रीजिंग होते हैं। नाउ ये तो मैं देख के बता रहा हूँ कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है एंड सो ऑन, ठीक है। बट विदाउट ग्राफ मैं कैसे डिटरमाइन कर सकता हूँ, बाय सीइंग द इक्वेशन, कि ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, ये सीखेंगे आज, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू कैसे ग्राफ बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज करेंगे व्हाट आर इंक्रीजिंग फंक्शन, व्हाट आर इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, राइट। सो डेफिनेशन लिखते हैं पहले। इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, इफ my f of x2 is greater than or equal to f of x1 whenever my x2 is greater than x1, ध्यान से देखना, then my f of x1 comma x2 is increasing function, increasing, बस इतना ही है। कहते अगर मेरा f of x2 बड़ा आ जाए f of x1 से, कब बड़ा आएगा, जब x2 बड़ा होगा x1 से, तब मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट। अभी मैंने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ग्राफ देखा, ठीक है, वहां पे मैंने ध्यान से देखा हो तो जो लास्ट वाला पार्ट था वो कुछ ऐसा था, मतलब यूं था, राइट। यही है लॉन्ग रन कॉस्ट, ये देखो ये वाला पार्ट, मैंने ये वाला पार्ट बोला था ये इंक्रीजिंग है, तो मैंने इसी पार्ट को उठाया है वहां पे, तो वो कुछ कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। नाउ अब अगर मैं इस पे कोई दो पॉइंट्स लूं, ठीक है, जिसे मैं x2 और x1 लूंगा, ठीक है, लेट से ये मैंने x1 ले लिया और ये मैंने x2 ले लिया। यहाँ पे कंडीशन क्या है, मेरा जो x2 है वो x1 से बड़ा होना चाहिए, x1 यहाँ पे पीछे आ रहा है और x2 यहाँ पे आ रहा है, बड़ा है। देन इनके आउटपुट्स देखते हैं, x1 का आउटपुट क्या होगा, सीधे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा जो आएगा f of x1, और x2 का आउटपुट क्या आएगा, f of x2।
f of x2. नाउ अब x2 is greater than x1. x2 is greater than x1. Well and good. Now see their outputs. f of x2 is also greater than f of x1. f of x2 जो है वो ग्रेटर देन है f of x1 के. तो मेरी डेफिनेशन भी क्या बोल रही है, f of x2 हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए f of x1 के, जो कि है. तो ये मेरा क्या बन गया, इंक्रीजिंग फंक्शन. मुझे देखने से ही पता लग रहा है और डेफिनेशन के थ्रू भी मैंने प्रूव कर दिया दैट दिस पार्ट ऑफ LAC, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, is increasing function, is behave like increasing function, right? So अगर मैं डायग्राम भी ना भी बनाऊं, ये तो डायग्राम मैंने तो बनाई कि हमें जल्दी समझ आए. कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो इक्वेशन के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? फंक्शंस कैसे इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना है वो मैंने आपको फंक्शंस में बता रखा है. नाउ लेट्स से, बट इक्वल टू वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है. अब जब इक्वल टू वैल्यू मैं लिख दूं, ये क्या है, ये जो मेरा ये वाला फंक्शन है ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू वाली ये वाली पोर्शन तो आ ही नहीं रही, इक्वल टू वाली, ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. अब अकेला इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, दोबारा यही कोस्ट कर्व उठाते हैं, दोबारा इसी कोस्ट कर्व को उठाते हैं. अब दोबारा इसी कोस्ट कर्व को उठाएंगे, बट अब मैं यहां से मिनिमम, जहां पे ये मिनिमम हुआ था उस पॉइंट से उठाकर ये वाली इतना पोर्शन देखूंगा. लेट मी हाईलाइट, इतना पोर्शन देखूंगा मैं, ठीक है. अब जब मैं इतना पोर्शन देख रहा हूं तब देखते हैं, देखो अब मैंने कोस्ट कर्व का कितना पोर्शन उठाया, इतना, यूं थोड़ा वो सीधा है, ठीक है. देन वो इंक्रीज कर रहा है, कुछ ऐसा ही है. जूम इन करके अगर मैं बनाऊं उसको तो कुछ ऐसा बनेगा. अब देखो यहां पे मेरी इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती थी, दैट x2 जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, x1 से. एंड f of x2 भी मेरा बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए f of x1 से, राइट? तो देखो यहां पर अगर मैं ये वाला लूं, लेट्स से दिस वन इज x1, ये लूं, लेट्स से दिस वन x2, ये वाला लूं, लेट्स से x3. अब मेरा x1 और x2 क्या दे रहा है आउटपुट, वेट अ सेकंड, हाँ, x1 एंड x2 क्या दे रहा है मेरा आउटपुट, x1 क्या देगा, f of x1, जो कि यहां पर आएगा, यहां पर f of x1. x2 भी क्या दे रहा है आउटपुट, f of x1 का, मतलब क्या हुआ, f of x1 इज इक्वल टू f of x2. लिख सकता हूं मैं, f of x2 क्या देगा मेरा, नहीं, x2 क्या देगा मेरा आउटपुट, f of x2. f of x2 और f of x1 एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, आई कैन क्लियरली सी दैट. सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. नाउ f3 क्या आउटपुट देगा मुझे, f of f3, राइट? सो f3 मुझे क्या दे रहा है आउटपुट, f of f3 का, यहां पे आएगा वो f of x3. नाउ सी, x2 इज ग्रेटर देन x1 होना चाहिए, ठीक है. अगर मैं इन दोनों को देखूं, ये और ये, या डेफिनेटली x2 इज ग्रेटर देन x1 है. इन दोनों केस में क्या है, x2 इज ग्रेटर देन x1 है, बट यहां पे जो f of x1 है वो इक्वल टू है f of x2 के. नाउ
ध्यान से देखो। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ये वाला x2 एंड x3 को कंपेयर करूं, सो x2 और x3 को अगर मैं कंपेयर करूं, सो क्या होगा, x2 इज लेस देन x3, x3 बड़ा होगा, मतलब ऐसे होगा ये, that x3 is greater than x2, वही ना। अगर मैं इसको x2 मान रहा हूं तो ये x3 बन जाएगा ना, यहाँ पे वही बात आ गई, या ग्रेटर है। देन my f of x3 is also greater than, strictly greater than किससे, f of x2 से, वो f of x2 से बड़ा है। अगर f of x3 f of x2 से बड़ा है, ठीक है, बिना ग्राफ को देखे मैं बता सकता हूं that f of x3 f of x1 से भी बड़ा होगा, ट्रांजिविटी। और ग्राफ को देख के ही बता सकता हूं मैं कि f of x1 से बड़ा ही होगा, क्यों, क्योंकि x1 x2 इक्वल है, ठीक है। तो ये बड़ा भी है, दोनों से बड़ा है ये, वो भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, मैं क्लियरली देख भी पा रहा हूं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। तो अगर मैं इनको एज अ होल कंक्लूड करूं तो क्या लिखूंगा मैं f ऑफ x1 कॉमा x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x3, और इक्वल टू वाला पोर्शन भी आ रहा है यहाँ पे, जहां पे x1 x2 इक्वल है, सो इक्वल टू वाला पोर्शन भी आ रहा है। सो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, बट नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों, जब मैं x1 x2 को देख रहा हूं तब वो इक्वल टू वाला पोर्शन दे रहे हैं मुझे, और जब मैं इन दोनों कंबाइन देख रहा हूं x3 के कंपैरिजन में, तो वो मुझे ग्रेटर देन वाला पोर्शन दे रहे हैं। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कंडीशन बन गई। जब ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कंडीशन बनती है तब मैं बोलूंगा माय फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन बट नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि ये पार्ट इसमें आ रहा है, इक्वल टू वाला इतना पार्ट आ रहा है, राइट। इंक्रीजिंग है बट नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा है, इतना पार्ट, ये वाला, या फिर ये वाला पार्ट, इतना पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अगर मैं इतने पार्ट को ही देखूं। बट अगर मैं पूरे ग्राफ को देख रहा हूं, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन बट दिस इज नॉट अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। क्यों, क्योंकि कुछ पोर्शन इसका कांस्टेंट आ रहा है, कुछ पोर्शन इसका कांस्टेंट बिहेव कर रहा है। नाउ ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ बी पार्ट, व्हाट आर डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। अब डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, अब देखो डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शंस की भी, देखो माय f of x2 is less than और इक्वल टू, ठीक है, और इक्वल टू f of x1। जब ऐसी कंडीशन बनती है, whenever x2 is greater than x1, then my function x1 comma x2 is decreasing function, right। तब मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्या बोला, ध्यान से देखो, डिक्रीजिंग फंक्शन, वेट अ सेकेंड, ये आ गया नीचे, इसको मैं थोड़ा
नीचे वो ले लेता हूँ एंड हाँ, सो मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कहता है? माई एफ ऑफ x2 is less than or equal to f of x1. Whenever x2 is greater than x1, then my function is decreasing. Right? Graphically देखते हैं. अब मैं इस ग्राफ में भी डिक्रीजिंग पार्ट लेता हूं. दिस वन इज माई डिक्रीजिंग फंक्शन. ये ले लेते हैं. डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कहता है मेरा? ये ले लो या फिर वही ले लेते हैं. इसको जूम इन नहीं किया है वैसे. मिनिमम एफिशिएंट सेल, इसी को ही जूम इन किया है फर्दर आगे ग्राफ को. वैसे अब देखो, मैंने बोला था ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये वाला ग्रीन पोर्शन, ये मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है. अब मैं इतना पोर्शन ले रहा हूं डिक्रीजिंग फंक्शन का. बना ही लेते हैं. ये है, तो इतना पोर्शन ले रहा हूं, मतलब वो कुछ ऐसे है, वो वाला पोर्शन. अब ये डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है that x2 is greater than x1. तो फिर x2 बड़ा ही होना चाहिए x1 से. ठीक है. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे. बना लेते हैं. ये मेरा बनेगा यहाँ पे x1 और यहाँ पे मेरा बनेगा x2. यस, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गई. x1 x2 से बड़ा है. सॉरी, x2 x1 से बड़ा है. नाउ x1 के जो कॉरेस्पॉन्डेंट साइड होगी वो होगी f ऑफ x1 और x2 क्या होगा? दिस पार्ट जो होगा f of x2. Now see, my x1 is greater than x2. यहां पे मेरा f of x1 क्या है? बड़ा है. किससे? f of x2 से. f of x1 is greater than f of x2, जो कि मेरा यही तो बोल रहा है. डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? f of x2, आउटपुट ऑफ x2 is ग्रेटर देन x1. यही तो मैंने बोला. x1 बड़ा है ना, यहां पे भी x1 बड़ा है. ठीक है. या फिर ऐसे लिख लो, f of x2 इज स्मॉलर देन f of x1. बात तो सेम ही है ना, जो कि मेरी ये कंडीशन बोल रही है. सो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. राइट. बस वही इंक्रीजिंग का ऑपोजिट है. इंक्रीजिंग में क्या था? साइन चेंज कर दो, f of x2 इधर ले आओ, x2 इधर रहने दो और f of x1 इधर रहने दो. राइट. सो ये मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है. अब माई दिस फंक्शन जो ये मैंने नीचे लिखा है, जिसका मैंने ग्राफ बनाया है, दिस वन इज माई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. वाई? क्योंकि अगर मैं f of x3 भी लूं यहां पे, x3 यहाँ पे तो नहीं ले सकता मैं. यहाँ पे तो x0 आएगा क्योंकि लेस देन हो गया. मैं तो ग्रेटर देन जाऊंगा ना, यहाँ पे लूंगा x3. सो x3 और कम होगा. तो ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. अब अगर मैं वही कोस्ट कर्व लूं और उस कोस्ट कर्व का ये वाला पार्ट उठा दूं, कौन सा पार्ट? ये वाला. ये पूरा. ठीक है. हाईलाइट कर देता हूं. ये वाला पूरा पार्ट उठा लूं, इतना इतना. कोस्ट कर्व का मैं अगर इतना पार्ट भी उठा लूं, राइट, तो ये क्या है? मुझे साफ साफ दिख रहा है दिस वन इज माई डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीज कर रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो गया. राइट.
वही इक्वल टू वाला सीन आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो इक्वल टू वाला आ जाएगा सीन, वही सेम जैसे मैंने इंक्रीजिंग में एक्सप्लेन किया। बट जब मैंने, ध्यान से देखना इस चीज को, जब मैंने डिक्रीजिंग फंक्शन बात की तब मैंने बोला कि इतना पोर्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है यहां तक, और जब मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन की बात की तब मैंने बोला, ये वाला कलर लेते हैं, ये वाला मर्ज हो जाता है, हाँ, तब मैंने बोला यहां से अगर तुम आगे को जाओगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट नाउ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब मैंने डिक्रीजिंग की बात की, दोबारा मैं बताता हूं आपको क्या बोला मैंने, वेट मिनट, अरे 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 अरे, ये वाला और बड़ा कर लो। देखो जब मैंने डिक्रीजिंग फंक्शन की बात की, वेट इंक्रीजिंग की बात करते हैं, हम इंक्रीजिंग से चले थे पहले, इंक्रीजिंग फंक्शन की बात की तो मैंने बोला यहां से चलो, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं मैं, यहां से चलो और यहां से आगे को गया था मैं, और मैंने बोला इतना पोर्शन क्या है मेरा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये जो ग्रीन हाईलाइट से मैंने हाईलाइट किया, इतना मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो कि मैंने देखा डेफिनेशन के थ्रू भी देखा कि इतना इतना मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। और मैंने क्या देखा, डिक्रीजिंग फंक्शन में बोला यहां से शुरू हो जाओ और ये यहां तक मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है, यही बोला था मैंने, ये भी मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इक्वल टू वाला पोर्शन आ गया यहाँ पे भी। सो तुम देख रहे हो जो ये वाला पोर्शन, जो अब ये वाला हाईलाइट करूंगा मैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये रेड वाला पोर्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन में भी आ रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन में भी आ रहा है। वैसे ये इन रियलिटी क्या है, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट वाला पार्ट इंक्रीजिंग में भी आ रहा है, डिक्रीजिंग में भी आ रहा है। सो जो मेरा कांस्टेंट फंक्शन होता है, कभी भी कोई भी ग्राफ ले लो तुम, जब भी मेरा फंक्शन में बोल रहा हूं मेरा फंक्शन कांस्टेंट है, वो एट द सेम टाइम मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन भी होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन भी होगा एट द सेम टाइम। कैसे, देखो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल लिखा भी है अगर मैं LAC की बात करूं। सो जो इतना पोर्शन है मेरा, वो क्या है, मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग में भी आ रहा था, डिक्रीजिंग में भी आ रहा था। सो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो एक ही टाइम पे इंक्रीजिंग फंक्शन भी होता है, एक ही टाइम पे डिक्रीजिंग फंक्शन भी होता है, राइट। ये एनालाइज किया मैंने यहां से। अब मुझे पता लग गया कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, मुझे पता लग गया इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, मुझे पता लग गया डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ये तीन चीजें मुझे क्लियर हो गई। नाउ अब कुछ मैं 2 ग्राफ्स और करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है, और वो ग्राफ्स नहीं है, वो डायरेक्ट एक रटाफिकेशन टाइप है कि रट लो कि उनके ग्राफ ऐसे बनते हैं, राइट। सो देखो कभी भी, वेट अ मिनट, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। सो अगर मैं कभी भी आपको x² का ग्राफ बनाने को बोलूं तो बस इतना याद रखना, जो x² का ग्राफ है वो ऐसा बनता है। क्यों बनता है वो भी बताते हैं। जो x² का ग्राफ है वो हमेशा ऐसा बनेगा, U शेप, जो कि 0 से पास होगा, वैसे U देन U, ऐसा बनेगा ग्राफ। x² का ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। अब x² का ग्राफ ऐसा क्यों बनेगा, देखो ध्यान से, x² का ग्राफ ऐसा क्यों बनेगा। लेट्स से ये 1 है और लेट्स से ये -1 है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया ना, ये वाला पॉइंट होगा ना, ये -1 है। अब
1 का स्क्वायर करूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 डाल रहा हूं तो मेरा आउटपुट क्या निकल रहा है, 1 आ रहा है। सो 1 आ रहा है मतलब ये आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये पॉइंट आ रहा है। अगर मैं -1 भी डालता हूं, ये वाली वैल्यू भी डालता हूं, तब भी वो मुझे 1 दे रहा है। अगर मैं वैल्यू को -1 भी डालता हूं तब भी वो मुझे आउटपुट 1 दे रहा है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है। सो जब मैं उसकी वैल्यू 2 को डालता हूं, जब मैं उसकी वैल्यू, सॉरी यहां पे नहीं आएगा, जब मैं उसकी वैल्यू 2 डाल रहा हूं, लेट्स से ये तो 1 की बात होगी ना, 1 यहाँ पे होगा। जब मैं उसकी वैल्यू 2 डाल रहा हूं और -2 डाल रहा हूं, मतलब मैं f ऑफ -2 निकाल रहा हूं तब भी 4 आ रहा है, f ऑफ 2 निकाल रहा हूं तब भी 4 आ रहा है। ठीक है। 4 कहाँ जैसे होगा, कुछ यहां जैसे होगा 4। रफली ग्राफ बना रहा हूं मैं इसका, ये होगा 4, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे जाके 4 होगा। अब अगर मैं f x की वैल्यू -2 भी डाल रहा हूं तब भी मेरे पास वो 4 दे रहा है वैल्यू यहां पे। और अगर मैं 2 डाल रहा हूं वैल्यू, तब भी वो मुझे वैल्यू 4 दे रहा है। सो जब भी मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो ग्राफ ऐसे यू शेप बनेगा। ठीक है। मतलब मैं अगर नेगेटिव वैल्यू भी डाल रहा हूं तब भी वो मुझे पॉजिटिव आउटपुट ही दे रहा है, क्योंकि स्क्वायर हर चीज को पॉजिटिव कर देता है। तो एक्स स्क्वायर ग्राफ हमेशा यू शेप बनेगा। और एक और ग्राफ है, ये क्यों मैंने बताया, क्योंकि अब हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि अगर मैं बोलूं 3y² प्लस ऑफ 8y प्लस ऑफ 9, कुछ भी ऐसे मैं आगे इक्वेशंस को यूज करूंगा, तब मुझे पता लग जाएगा कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर है तो मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा। अब इस इक्वेशन का अगर मैंने ग्राफ बनाना हो, सो वो या तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बट बनेगा लगभग यू शेप जैसा। मतलब या तो ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ आउटपुट यहाँ पे, मिनिमम आउटपुट यहाँ पे दे रहा होगा। ठीक है। या तो ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ मिनिमम आउटपुट यहाँ पे दे रहा होगा। ठीक है। तो मतलब कुछ बनेगा वो यू शेप, बट हाँ ऐसे आगे पीछे बन सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन इक्वेशन। बट मुझे स्क्वायर से इतना आइडिया बन गया कि यू शेप बनेगा, राइट। हमने तो एट द एंड इकोनॉमिक्स में क्या बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं, अलग अलग इक्वेशंस को देख के, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ग्राफ बनाने हैं एट द एंड। तो ये अब जो सेकंड ग्राफ है वो है x³ का ग्राफ। अब जो x³ का ग्राफ है वो हमेशा ऐसा बनेगा, यू। x³ का ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। अब ये ऐसा क्यों बनेगा, ठीक है, देखो ये ऐसा क्यों बनेगा। 0 पे तो ये 0 वैल्यू देगा, आई नो। अब क्यूबिक फंक्शन क्या करता है, f ऑफ 3 क्या, मतलब मेरा फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू x³। अब अगर मैं f ऑफ -1 निकाल लूं तो वो मुझे क्या देगा, वो मुझे -1 देगा। और अगर मैं f ऑफ 1 निकाल लूं तो वो मुझे 1 देगा। सिमिलरली अगर मैं f ऑफ लेट्स से 2 निकाल लूं तो वो क्या देगा, 2 to the 4 4 to the 8 देगा आउटपुट, राइट। और अगर मैं f ऑफ -2 निकाल लूं तब वो मुझे -8 देगा वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि क्यूब क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, राइट। सो यहां पे 0 हो गया। अब 0 पे वो 0 वैल्यू देगा। मैंने बोला 1 पे वो क्या दे रहा है वैल्यू, -1,
लेट्स से दिस वन इज माई -1, यहाँ पे मेरा -1 है और यहाँ पे मेरा 1 है। अब वो 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है मुझे? 1। ये यहाँ पे आएगा ना 1 पे मुझे 1 वैल्यू ही दे रहा है वो। और -1 पे वो मुझे क्या वैल्यू दे रहा है? -1 वैल्यू दे रहा है। तो -1 वैल्यू दे रहा है, तो कैसा सा ग्राफ बनाया था मैंने? सॉरी, ग्राफ ही गायब हो गया। हाँ, -1 पे मुझे वो -1 वैल्यू दे रहा है, मतलब -1 यहाँ पे ये वाली वैल्यू मुझे -1 ही दे रहा है वैल्यू, यहाँ पे आएगी कुछ ऐसे। कुछ ग्राफ ये ऐसे बनेगा, थोड़ा यू शेप, और ऐसे बनेगा। तो बना ही लेते हैं दोबारा। -1 पे वो मुझे -1 वैल्यू दे रहा है, ध्यान से देखना। लेते -1 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे आएगा। अब 2 पे ये -1, ये 1, ये भी 1। रुको यार, बना ही लेते हैं ग्राफ को अच्छे से। यहाँ पे ये 1 आ गया, यहाँ पे ये 2, 3, 4, 5, 8 तक बनाना पड़ेगा ना। 5, 6, 7, 8 ऐसे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो देखो, रफ ग्राफ देखते हैं एक्स क्यूब का ग्राफ। हम किस चीज़ का ग्राफ बना रहे हैं? हम एक्स क्यूब का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे होंगी और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है। कॉमन सी बात है ये तो, ठीक है। 0 पे वो 0 वैल्यू दे रहा है, ये वाला पॉइंट। और -1 पे वो 2 वैल्यू, -1 पे वो -1 दे रहा है, ये है 1 और ये -1 यहाँ पे है, सो ये दे रहा है वो वैल्यू काइंड ऑफ। 1 पे वो 1 वैल्यू दे रहा है, 1 ये है, 1 ये है, यहाँ पे ये वैल्यू दे रहा है। अब 2 पे वो 8 वैल्यू दे रहा है, 2 पे वो 8 दे रहा है, यूं 2 पे 8 दे रहा है, 2 ये है और 8 ये है, ठीक है। 2 पे वो 8 वैल्यू दे रहा है मुझे, 2 पे वो 8 वैल्यू दे रहा है, ये आएगा 2,8। 2 पे वो 8 वैल्यू दे रहा है मुझे, और यहाँ पे 1,1 आएगा, यहाँ पे ये -1,1 आएगा, -1 आएगा। -2 पे वो मुझे -8 वैल्यू दे रहा है, -8 इज समवेयर लाइक दैट, दिस -2, -8। अब अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो मेरे पास कैसा ग्राफ बन रहा है? यूं। पहले भी मैंने ऐसा ही ग्राफ बनाया, थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं, रेड कलर से ज़्यादा हाईलाइट होगा। कैसा ग्राफ बना मेरे पास? ये वाला, यूं। सो क्यूबिक फंक्शन का मेरा ग्राफ हमेशा यूं बनेगा, साम साम, हमेशा। नाउ ये तो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। नाउ what about other equation? X raised to power 4, x raised to power 8, 9, 10, 14, 15, कुछ भी हो सकते हैं ना x raised to power 5। So एक कंसेप्ट याद रखो, जब भी, ठीक है, ये ऐसे पहले चढ़ते रहेंगे, ठीक है, यूं, कभी ऐसे कभी ऐसे, मतलब क्यूबिक फंक्शन आप कुछ ऐसा बनेगा। अब याद रखो कि जब भी मेरी इवन पावर होगी, x रेशियो ओवर इवन, ठीक है, तब उसका ग्राफ हमेशा यू शेप बनेगा। जो मैंने स्क्वायर का बताया ना, बनेगा ऐसे ही। वो ग्राफ डिपेंड करेगा, अगर x रेशियो ओवर 4 है तो यही ग्राफ थोड़ा फ्लैट हो जाएगा बट बनेगा यू शेप। x रेशियो ओवर 8 है तब और फ्लैट हो जाएगा, ऐसे फ्लैट होता जाएगा ये ग्राफ, बट बनेगा यू शेप। और अगर मैं x रेशियो पावर ऑड पावर रख दूं तो ऑड पावर का ग्राफ बनेगा यही एस शेप,
बट बस वही फ्लैट होता जाएगा, राइट। तो बस इतना सा फर्क है, इतना अंडरस्टैंड कर लिया। अब आते हैं हम मेन जहां से मैं टॉपिक शुरू किया था, डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं। हमने अभी तक क्या कवर कर लिया? इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनते हैं, बेसिक ग्राफ। ये हमने 5 चीजें कवर कर ली। नाउ लेट्स सी हाउ वी यूज इन these concept in derivative test और with derivatives। अब इसको इसी concepts को हम derivatives के साथ यूज करेंगे। So let's do।